हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां हम कवर कर रहे हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को। आज की इस वीडियो में हम जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है बेस प्लस बॉल इज इक्वल टू गेम्स। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में जब हम किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे 3 कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है वेरिएबल्स, सेकेंड नंबर पर जो कंपोनेंट है वो है डोमेन और थर्ड नंबर पर है कॉन्स्टेंट्स। अगर गिवन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जितने भी डिफरेंट लेटर्स हैं ये सभी हमारे वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से अगर डोमेन की बात करें तो 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी डोमेन है। और अगर हम हमारे कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो वो ये हैं कि हर डिफरेंट लेटर के पास यूनिक डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं B को 1 डिजिट असाइन कर देता हूं तो बाकी के जितने भी लेटर्स हैं हम किसी भी लेटर को 1 असाइन नहीं कर सकते। हर डिफरेंट लेटर के पास डिफरेंट यूनिक नंबर, यूनिक वैल्यू, यूनिक डिजिट होना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक पॉइंट आपने माइंड में रखना है, वो ये है जब भी हम 2 वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं वहां पर हमारे पास कैरी फॉरवर्ड की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। तो जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो जहां पर हम 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आपने हमेशा कैरी की पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में जरूर रखना है, उसको स्किप नहीं करना। अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा गौर से देखें तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स को, 4 लेटर्स को ऐड कर रहे हैं 4 लेटर्स में, और हमको आउटपुट में जो लेटर्स मिल रहे हैं ये है 5। इट मीन्स कि ये जो B लेटर है इसमें लाजमी कोई ऐसा डिजिट है, ये किसी ऐसे डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको ऐड करने से हमारे पास कैरी जनरेट होता है, और G जो है बेसिकली उसी कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात जिसकी हमको गारंटी हो गई वो ये है कि इस B में कोई ना कोई ऐसा डिजिट पड़ा हुआ है जिसको ऐड करने से हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है और G उस कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा और मेजर पॉइंट कि G में बेसिकली वैल्यू कौन सी हो सकती है, इसको थोड़ा सा हमने समझना है। यहां पर हम 2 डिजिट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। अगर हम बड़े से बड़े डिजिट को भी देखें तो हमारे पास बड़े से बड़ा डिजिट क्या है, वो है 9। क्योंकि B ही है, मतलब दोनों ही में सेम ही वैल्यू होगी, तो 9 और 9 कितना होता है 18। अगर फॉर एग्जांपल 8 होगा तो हमारे पास रिजल्ट में हमको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 16। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है तो याद रखिए हमेशा कैरी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। 1 से बड़ा कैरी जनरेट नहीं हो सकता। इट मीन्स हमको ये गारंटी हो गई कि G बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। G में 1 पड़ा हुआ है तो हमने G को असाइन कर दिया 1 और यहां पर भी हमने लिख दिया G 1। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये है B और B प्लस B इज इक्वल टू A। हमको इस बात का भी पता है कि B के अंदर जो डिजिट पड़ा हुआ है वो उसको ऐड करने से हमारे पास यहां पर कैरी जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 को देखें तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8। अगर यहां से एक कैरी भी आ जाए तो भी हमारे पास कितना होगा जी, 9 होगा। इट मीन्स जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि B के अंदर जो डिजिट पड़ा हुआ है या तो वो 5 है या 5 से बड़ा। मीन्स या तो वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। यहां पर हमारी डोमेन थोड़ी श्रिंक हो गई। हमको ये पता चल गया कि 1 से लेकर 4 तक कोई भी डिजिट B में नहीं पड़ा हुआ, या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा 9 तक। तो हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। हमारी डोमेन में इस वक्त रह गए जी 5, 6, 7, 8 और 9। हम इनको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं b को 9 असाइन करता हूं तो 9 और 9 हमारे पास कितना आंसर आया जी 18। a में चला गया 8 और एक यहां पर कैरी आ गया। यहां तक बात ठीक है, लेकिन जरा गौर से देखो a सिर्फ यहां पर नहीं है, यहां पर भी है। इट मीन्स कि यहां पर a को कितना हमने दे दिया 8 और इसको भी हमने कितना दे दिया 8। 8 और 8 कितने हो गए 16। 6 आ गया m के पास और यहां पर एक कैरी आया। जब यहां पर कैरी आया तो 9 और एक 10, 10 और 9 19, तो 8 की वैल्यू क्या हो गई चेंज हो गई। मींस यहां पर कुछ ऐसा लूप बन रहा है कि जब यहां पर हमारे पास a को कुछ भी वैल्यू हमने असाइन की, कोई ऐसी वैल्यू असाइन की जिससे a को अगर हम ऐड करें तो यहां पर कैरी आए, तो वहां पर हमारी a की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो हमको a के अंदर कुछ ऐसा नंबर, कुछ ऐसा डिजिट लेकर आना है जिससे यहां पर ऐसी वैल्यू ना आए जिससे यहां पर कैरी जनरेट हो, तो मसला हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, अगले को चेक करते हैं। अगले को जब हम चेक करेंगे तो आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। इसको मैं रेज कर लेता हूं यहां से। तो 9 तो नहीं आ रहा, चलें जी 8 को चेक कर लेते हैं। b को अगर हम 8 देते हैं, 8 और 8 कितना हो गया 16, तो यहां पर आ गया 6, 1 यहां पर g के पास आ गया। a को हमने 6 दे दिया, यहां पर भी 6 दे दिया, यहां पर m के पास 2 आ गया, यहां पर एक कैरी आ गया। जब यहां पर कैरी आएगा तो लाजमी क्या होगा, a की वैल्यू चेंज होगी। 8 और एक 9, 9 और 8 कितने हो गए जी 17, तो यहां पर 17, फिर से यहां पर 7 और हर दफा वैल्यू चेंज होती रहेगी। मींस यहां पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमको यहां पर कुछ ऐसे डिजिट्स डालने हैं जिससे यहां पर तो कैरी आए, लेकिन a की वैल्यू ऐसी ना बने जिससे कैरी जनरेट हो। तो अगला जब हम डालेंगे तो वो बात हमारी सेट हो जाएगी। तो a के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 से छोटा नंबर आए। तो 8 तक हमने चेक कर लिया है, b को 8 भी नहीं आया। अभी हम 7 यहां पर लिख रहे हैं, तो 7 और 7 कितना हो गया 14। a में कितना आ गया 4, a में यहां पर कितना आ गया 4, यहां पर भी कितना आ गया 4, 4 और 4 8। m के अंदर अगर हम 8 डालें तो 8 डालने से कभी भी यहाँ पर जो है कैरी नहीं आएगा। कैरी नहीं आएगा तो किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा। अगर यहाँ से एक कैरी भी आ जाए तो 4 और 1 5, 5 और 1 4 9, फिर भी यहाँ पर m की वैल्यू जो है उसमें ऐसी वैल्यू नहीं बनेगी जिससे यहाँ पर कैरी जाए, तो हमारा किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स हमने सही वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर दी। तो b को हमने असाइन करना है 7 और a को हमने असाइन करना है 4। लेकिन अभी तक के लिए हम m को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि यहां से एक जो है वो कैरी आ जाए। अगर कैरी आएगा तो m की वैल्यू चेंज हो सकती है, 8 की बजाय 9 हो सकती है। तो हम फिलहाल के लिए यही वैल्यूज दे रहे हैं। b के अंदर आ गया जी 7 और a के अंदर आ गया जी 4। तो यहां पर भी लिख लेते हैं। यहां पर आ चुका है जी हमारे पास 7 7 4 4 4 और बाकी की वैल्यूज अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है वो सिंप्लीफाई हो सके, कुछ ऐसे। ठीक हो गया जी यहां तक। तो प्रॉब्लम को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहां पर छोटा सा लिख लेता हूं। तो b की बजाय यहां पर हमारे पास क्या है 7 7 और यहां पर है 4 4, यहां पर है s, यहां पर है l और यहां पर सॉरी s है और यहां पर e है, ये है l, ये है l और कुछ इस तरह से यहां पर हमारे पास है सॉरी ये तो 1 यहां पर इसी का है 1 और 4 और m और e और s। कुछ इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो अब बच गई। अभी तक के लिए हमने m को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। चलें आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अगर हम गौर से इनको देखें, ये जो दो हैं यहां पर बड़े लिखे हैं s प्लस एल इज इक्वल टू ई, ई प्लस एल इज इक्वल टू एस। अब इन दोनों ही को हम जरा एक्सप्रेशन की फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखकर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो इसको मैं यहां से अरेज कर रहा हूं, ये आ गया जी अरेज हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लिख रहे हैं, ये बनेगा s प्लस एल इज इक्वल टू ई। ठीक हो गया, s प्लस एल इज इक्वल टू ई। जबकि ये बनेगा, इसको यहां पर लिख लेता हूं, e प्लस एल इज इक्वल टू एस।
क्या हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एस को? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पर पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि s प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस 10। अब ये 10 क्या है? मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करें तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास कैरी जनरेट हो, तो हमने उसको लिख लिया किस फॉर्म में? 10 की फॉर्म में। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर ऐसा भी पॉसिबल है कि ऊपर से कैरी आ रहा हो। ठीक है, यहां पर अगर हम इस तरह से लिखें s प्लस एल प्लस 1 इज इक्वल टू ई प्लस 10। ठीक है, अगर यहां पर इधर से कोई एक कैरी आ गया तो इस पॉसिबिलिटी को भी हमने लिख लिया। ये है हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 2। पहले इनको देखते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, अभी इसको ऐड कर लेते हैं। एस की बजाय हम ई प्लस एल अगर लिखें, यहां पर ई प्लस एल इज इक्वल टू ई, मैंने यहां पर एस की बजाय ई प्लस एल मतलब एस की वैल्यू ऐड कर दी है, एस बराबर है ई प्लस एल के। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कोई भी इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी बात करें, इसकी ये जो पॉसिबिलिटी है, अब यहां पर मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं s प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस 10। तो s में अगर मैं ऐड करूं e प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस 10। ठीक है, ये मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट जो है वो ऐड कर दिया, मतलब s की वैल्यू यहां पर मैंने ऐड की इस इक्वेशन में। अब e प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस 10, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2l इज इक्वल टू 10, मीन्स l की वैल्यू यहां पर हमको कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी इसके मुताबिक, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम इस पॉसिबिलिटी को देखें, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं जी, e प्लस एल प्लस 1 इज इक्वल टू ई प्लस 10। तो अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास 2l इज इक्वल टू 9 आता है। 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज पॉइंट्स में आएंगी, तो ये एक वैलिड इक्वेशन नहीं बनेगी। इट मीन्स हमको हमारा जो आंसर मिला वो ये मिला कि हम क्या करते हैं जी, हम इस इक्वेशन में s प्लस एल इज इक्वल टू ई प्लस 10, इसमें हमने वैल्यू ऐड की, s की बजाय हमने क्या डाल दिया? e प्लस एल, और हमको l की वैल्यू कितनी मिलती है? 5 मिलती है। तो l की वैल्यू 5 ऐड कर दो, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। इट मीन्स अब हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हमको देखने में मिल रही है, 5 और 5। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यहाँ पर ऊपर नीचे तो मैंने लिखा है, बेसिकली हमने s की वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, s किसके बराबर है? e प्लस एल के। तो हमने यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी इस इक्वेशन की, वहाँ पर हमने जो s है उसकी बजाय क्या लिख दिया? e प्लस एल, और फाइनली हमको l की वैल्यू मिल गई। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अगली पॉसिबिलिटीज को हम देख रहे हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन है, m की वैल्यू चाहिए, s e की वैल्यू चाहिए। अब इसको आपने जरा गौर से देखना है। यहां पर अगर आप देखो तो s प्लस 5 इज इक्वल टू e प्लस 5 इज इक्वल टू s। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं तो आसानी से समझ आएगी। s प्लस 5 इज इक्वल टू e, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही है e प्लस 5 इज इक्वल टू s। इट मीन्स एक बात हमको क्लियर हो रही है कि s माइनस e इज इक्वल टू 5। मीन्स टू से अगर हम इन दोनों ही वैल्यूज को माइनस करेंगे, s में और इसमें ऐसी वैल्यूज है जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमको 5 मिलता है। s में और e में ऐसी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, वो डिजिट्स पड़े हुए हैं, जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। क्या हम इससे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम हमारी डोमेन की बात करें तो वो कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको देखिए। पहली पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि हम क्या करें जी, हम करें 5,0, मतलब 5 में से माइनस करो 0 तो भी हमारे पास 5 आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 6,1, मतलब 6 s में डालो, e में 1 डालो, आपको 5 मिलेगा। तीसरी हो सकती है 7,2, और चौथी हो सकती है 8,3, और पांचवी हो सकती है 9,4। मीन्स s में 5 रखवाओ, e में 0 रखवाओ, चेक करो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। s में 6 रखवाओ, e में 1 रखवाओ, चेक करो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
तो उस रखवाने से पहले ही चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। क्या हम s को 5 e को 0 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी ये जो वैल्यूज हैं s को 5 और e को 0 नहीं दे सकते, क्योंकि हमने l को ऑलरेडी क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं। क्या हम 6 और 1 दे सकते हैं? हम 6 और 1 नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि g को हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं? 1 दे चुके हैं। ठीक हो गया। क्या हम 7 और 2 ये दे सकते हैं? ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि b को हमने क्या असाइन कर दिया? 7 कर दिया। क्या हम 9 और 4 दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि a को हमने क्या दे दिया? 3 और 4 दे दिया। इट मीन्स हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम क्या करें, हम s को 8 दें, e को 3 दें, फिर चेक करें क्या बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, s को 8 दे देते हैं, e को 3 दे देते हैं। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, चलें, वैसे यहीं से ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहीं से चले सम कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 3 और इसी तरह से एक यहाँ पर कैरी गया, 4 और 4 और 1 8, मतलब m को क्या मिल गया? 9, 7 और 7 14 और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब देखो जी, b को हमने क्या दे दिया? 7 7 4 4 और इसी तरह से इसको 8 मिल गया, इसको 5 मिल गया, इसको 3 मिल गया, इसको 5 मिल गया। 5 और 3 8, 8 और 5 13, एक कैरी गया, 4 और 1 4 और 1 8 9। तो यहाँ पर क्या आ गया जी? m में 9, 7 और 7 4 और 1 ये। ठीक हो गया। अब s के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है जी, देख लेते हैं। s के पास वैल्यू कहाँ गया? s के पास आ गया 8, e के पास आ गया 3, l के पास आ गया 5, g के पास 1 था और m के पास आ गया 9। अगर आप इसको सम करोगे तो यही हमारे पास एक वैलिड इक्वेशन आ रही है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।